प्यारे बच्चों, नमस्ते। हम मधु काकरिया द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी का अध्ययन कर रहे हैं। इस यात्रा वृत्तांत में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक तथा उसके आगे के हिमालय की यात्रा के बारे में बताया गया है। लेखिका ने हिमालय के अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य का काव्यात्मक चित्रण किया है। वर्णन इतना सजीव और स्वाभाविक है कि लगता है जैसे हम स्वयं हिमालय के हर क्षण बदलते सौंदर्य को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हिमालय के सौंदर्य के वर्णन के साथ ही लेखिका ने यह भी बताया कि हिमालय तक जाने के मार्गों के निर्माण में अनेक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस यात्रा वृत्तांत में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है। इसको पढ़ने से अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का आभास भी होता है। अब आगे हम लगातार ऊंचाइयों पर बढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था कि अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंड लेंगे, तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंड के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं है? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई आपको चिकना बर्फीला अर्थात बड़े हुए पेट वाला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्टर धोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। इस प्रकार लेखिका मधु काकरिया ने पहाड़ी बच्चों के कठिन जीवन का वर्णन यहाँ पर किया। जितेन ने उनके कठिन जीवन की दिनचर्या से लेखिका को परिचित करवाया। ये बच्चे पढ़ाई के अतिरिक्त मवेशी चराने व लकड़ियों ढोने का काम भी करते थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता था जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना चौड़ा ही बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर। इस प्रकार आगे बढ़ने पर अब खतरनाक रास्ते थे। इंच भर जीप इधर उधर खिसकी तो सीधा घाटियों में। रास्ते पर जगह जगह लिखी चेतावनियां उन्हें खतरों के प्रति सचेत कर रही थी। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, बी केयर, मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान में फिर धुंध और बादलों से घिरा था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, बोकू अर्थात सिक्किमी परिधान पहने, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुक्त सी लेखिका चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य उनके लिए असह्य था। इस प्रकार विभिन्न प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए लेखिका की जीप युमथांग तक पहुंची। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने
चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों की सी घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी आंखें लेखिका की एकदम भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे उनके भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया। हिमालय के मनोरम दृश्यों को देखकर लेखिका मुग्ध और भावुक हो जाती है। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल नामक झरने के परिदृश्य ने उनके मन को काव्यमय बना दिया। वहीं ये प्राकृतिक दृश्य उनके मन में अनेक दार्शनिक विचारों को जन्म दे रहे थे। झरने की अविरल बहती धारा को देखकर लेखिका को लगा कि वह स्वयं भी देश और काल की सीमा से मुक्त होकर एक धारा के समान बहे जा रही है। हिमालय का चलायमान सौंदर्य उसे आत्मा आनंद की अनुभूति करा रहा था। वह अपने अस्तित्व को भूलकर परम तत्व में एकाकार होने का अनुभव कर रही थी। इस प्रकार हिमालय उनके हृदय में जहाँ कविता जगा रहा था, वहीं उसे दार्शनिक चिंतन को भी प्रेरित कर रहा था। इसलिए हिमालय उनके लिए सिर्फ कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। अंधेरा होने के पहले ही किस प्रकार डगमगती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली से भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कोंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकता बह जाए। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने उस खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में घाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते ही देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक व रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल गहरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। लायूं की सुबह बेहद शांत और सुरम्य तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती, दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, परंतु अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल में लगातार कमी होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 मीटर ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझे से बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा हुआ उसका महुआ गड़प कर दिया। मीठी झड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया। इस प्रकार यहाँ बताया गया है कि कटाव सिक्किम का अत्यंत सुरम्य और सहज प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थल है। वहाँ खूब हिमपात होता है। क्रम प्रसिद्धि होने के कारण वहाँ पर्यटकों का आना जाना भी बहुत कम होता है। इस कारण वहाँ मनुष्य द्वारा फैलाए जाने वाले प्रदूषण नहीं है। यह समुद्र तट से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आवेश, उम्मीद और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और खतरनाक था। उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसासों ने हमें मौन कर दिया था। एक चूक और सब खल्ला। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारे सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली।
कटाओ जाने का मार्ग बड़ा खतरनाक था। चारों ओर धुंध छाई थी, वर्षा भी हो रही थी। नार्गे उस अदृश्य रास्ते पर अंदाज से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी की चाल पर नियंत्रण रखने में अगर जरा सी भी चूक होती तो वहाँ भयंकर हादसा हो सकता था। इस कारण जगह जगह वहाँ पर चेतावनियाँ लिखी हुई थी, और ताकि सभी लोग अपने परिवार का ध्यान रखते हुए बहुत सावधानी से कम गति पर गाड़ी चलाएं। करीब आधे रास्ते बाद धुंध हटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है, न ही इतना सुंदर। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो और कहीं कहीं पाउडर बची रह गई हो या कहीं धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में ही गिरी है ये बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ में जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सेंधे मलाई सताऊच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप देने लगी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अपनी जीप उतर कर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। लेखिका कहती है कि मेरे पांव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिन का महामंत्र पाया होगा, अंतिम संपूर्णता का प्रतीक व सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही बुद्ध करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। इस प्रकार कटाओ के प्राकृतिक, मनोहारी और एकदम शांत सौंदर्य को देखकर लेखिका सोचने लगी कि शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन के सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिन का महामंत्र पाया होगा, अंतिम संपूर्णता का प्रतीक या सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़े अपराधी इसे देख ले तो वह थोड़ी देर के लिए करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ पूरे एशिया के, देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ शिलाएं पिघल जलधारा बन हमारे सूखे खंडों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक जीनी सी परत लेखिका पर छा गई, क्योंकि उन्हें उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। इस प्रकार मणि का यह कथन कि
हिम शिखरों का हमारे ऊपर कितना एहसान है, उनकी कृतज्ञता कितना ऋण है, हमें प्रकृति की स्वाभाविक स्वरूप की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। मणि के इस कथन में यह संदेश निहित है कि हमारी ये हिम शिखर और नदियाँ न होती तो पानी के अभाव में हमारी सभ्यता मर गई होती। हमें प्रकृति का कृतज्ञ होना चाहिए तथा उसके साथ अनुचित छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सभ्यता के नाम पर पर्वतों और नदियों को प्रदूषित और नष्ट करना कदापि उचित नहीं है। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा। तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया कि यही बॉर्डर एरिया है। थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमाएं। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में? उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। तो लेखिका ने उस फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोग को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसीलिए तो हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटूला, फिर मिलेंगे करते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैशाख के महीने में भी 5 मिनट में हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पोष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन सक्रिय घुमावदार खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी सीमा से पूर्व ही खत्म हो गए। मेरे लिए ये यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर चले। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखेगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी, लगेगा फूलों की सेज रखी हो। अब रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इन कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचोली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती जितेन की जीप अब युमथांग पहुंची। थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। यह बात लेखिका ने इसलिए कही क्योंकि मंजिल तक पहुँचते पहुँचते सफ़र में कई अनुभव होते हैं, कई सच्चाइयाँ हैं वह सामने आती है जो एक रोमांच उत्पन्न करती है। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है, इसीलिए ये केवल चांदनी रात में भौंकते हैं? लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन ने उन्हें तरह तरह की जानकारियाँ दी कि मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई कि मैडम इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास स्थान है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम सब इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा नहीं करते तो हम मर जाएंगे। तभी गंगटोक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़।
में कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उससे भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ और जीप आगे बढ़ने लगती है। इस प्रकार लेखिका मधु काकरिया ने अपनी इस यात्रा वृत्तांत में गैंगटॉक से लेकर हिमालय तक की यात्रा में प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन के साथ उन दृश्यों को भी छुआ है जिनमें विषम परिस्थितियों में पुरुष और महिलाएं जीवन संघर्ष में लगी रहती है। इस पाठ में लेखिका के सहृदया होने का भी पता चलता है, क्योंकि उनका मन प्रकृति की मनोहारी छटा देखने से अधिक जोखिम भरे कार्यों को करती हुई महिलाओं की ओर देखने में लगता है।